बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। किस्सा कहानी प्लस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। बुलंदो बाला पहाड़ों और सरसब्ज़ घने दरख्तों के बीच सुर्ख ईंटों से बना ये बहुत बड़ा घर शायद 1770 के लगभग तमीर किया गया था। इस घर के पीछे छोटा सा बगीचा है, जबकि सामने खिड़कियों से आप दूर बुलंद पहाड़ों की चोटियों पर जमी सफ़ेद बर्फ़ को देख सकते हैं, जो सूरज की रोशनी में चांदी की तरह चमकती हैं। इस तरह घर के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त खड़े हैं। सामने वाले दरवाजे पर लगे कदीम बोर्ड से ज़ाहिर होता है कि कभी ये इमारत इस इलाके के एक मुकामी राजा की मलकियत थी, जो मौसम गर्मा के दिन यहाँ गुजारता था। 1857 के बाद जब अंग्रेज़ पूरे बरे सगीर पर काबज़ हो गए तो ये इमारत एक सैनिटोरियम के तौर पर इस्तेमाल होती रही, मगर अब तकसीम हिंद के बाद इस इमारत को एक गेस्ट हाउस में बदल दिया गया था, जहां इस इलाके में आने वाले सयाहों को क़याम की सहूलियात मुयस्सर थीं। ये इन दिनों की बात है जब मुझे अपने पब्लिशर की फरमाइश पर चंद दिन के अंदर एक नावल लिखना था। इस काम के लिए पुरसकून और साजगार माहौल दरकार था। मैं चाहता था कि जो कुछ मेरे जहन में है वो मैं पूरी तवज्जो से सफ़हात पर उतार सकूं। इसलिए मैं कुछ वक्त किसी खुशगवार जगह पर गुजारना चाहता था जहां मैं ये नावल मुकम्मल कर सकूं। मेरी निगाह इंतखाब इस इलाके पर ठहरी। इस वक्त तक मौसम बहार शुरू हो चुका था। मैं अपनी ज़रूरत की कुछ अशिया और किताबें लेकर इस वक्त घर पहुंच गया। अभी इस इलाके में सयाहों की आमदोरफ्त और चहल पहल शुरू नहीं हुई थी। वैसे भी इस तरफ सयाह और मुसाफिर कम ही आते थे, इसलिए ये इमारत तकरीबन खाली ही पड़ी थी। मुझे भी ऐसा ही माहौल चाहिए था। जब मैं इस सुर्ख घर में पहुंचा तो इस घर के बूढ़े निगरान बरजीज़ खां और इसकी अधेड़ उम्र बीवी ने खुश दिली से मेरा इस्तकबाल किया। मुझे ये इमारत बहुत आरामदेह महसूस हुई। मुझे बरजीज़ खां ने पहली मंजिल पर एक बड़ा सा कमरा रहने के लिए दे दिया। इस कमरे में बहुत सी खिड़कियां थीं और यहाँ से पहाड़ों का बहुत अच्छा नज़ारा किया जा सकता था। मुझे ये कमरा बहुत पसंद आया। अब मेरा मामूल बन गया कि मैं हर सुबह खिड़कियां खोलकर लिखने के लिए बैठ जाता, दोपहर तक अपने काम में मसरूफ़ रहता, इसके बाद कुछ देर आराम करता और फिर शाम को चहलकदमी करने बाहर निकल जाता। इस वादी में एक छोटा सा गांव भी था। मैं कभी कभार शाम ढले इस गांव में पहुंच जाता, वहां एक छोटे से होटल में चाय पीता और मुकामी लोगों से कुछ गपशप भी हो जाती। इन्हीं की ज़बानी मुझे इस इलाके और इस सुर्ख इमारत के मुतल्लक कुछ मालूमात भी हासिल हो गईं। मेरा इरादा यहाँ एक माह क़याम का था। अब तक जो दिन गुज़रे थे वो सब बहुत पुरसकून और खुशगवार थे। एक दोपहर मैं यूं ही बेमकसद जंगल में चहलकदमी कर रहा था कि अचानक एक चीज़ देख कर रुक गया। मुझे समझ में ना आया कि यहाँ इसकी मौजूदगी की क्या वजह है और ये क्या चीज़ है। मैं इसकी तरफ बढ़ा। जब करीब पहुँचा तो देखा वो एक मुरब्बा नुमा सफ़ेद रंग के पत्थर का टुकड़ा था। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि इसके ऊपर स्याह धब्बा था। यूँ लगता था जैसे ये खून का निशान हो। ये पत्थर रास्ते से कुछ हटकर झाड़ियों के पास पड़ा हुआ था, बल्कि ज़्यादातर झाड़ियों के बीच छुपा हुआ था, इसलिए शायद मेरी पहली नज़र इस पर नहीं पड़ी थी। हालांकि मैं कई बार इस जगह से गुज़र चुका था। मैंने बड़े गौर से इस पत्थर का जायज़ा लिया, मगर मुझे इसमें कोई ख़ास बात नज़र ना आई। मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे इसकी वहाँ मौजूदगी कुछ अजीब सी महसूस हो रही थी। मैंने आसपास देखा, दूर दूर तक ऊंचे पहाड़ खड़े थे, सरसब्ज़ दरख्त लहलहा रहे थे। कुछ दूर गांव के मकानों की छतें नज़र आ रही थीं। एक तरफ सुर्ख ईंटों वाले घर की खिड़कियों के शीशे भी ढलते सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। कुछ भी अजीब, ख़ास या गैर मामूली ना था। मैं कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, फिर वापस अपने रास्ते पर चला, मगर ये सफ़ेद पत्थर मेरी सोचों में जम कर रह गया। और शाम जब मेरी मुलाकात सुर्ख इमारत के निगरान बरजीज़ खां से हुई तो मैंने इस सफ़ेद पत्थर का जिक्र छेड़ दिया। मेरी बात सुनकर बूढ़ा खान बोला, ये सफ़ेद पत्थर बहुत तवील अरसे से वहाँ मौजूद इसी जगह पर पड़ा हुआ है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा ये मेरी पैदाइश से भी पहले इस जगह मौजूद है, क्योंकि मैं अपने बचपन से इसे वहीं देखता चला आ रहा हूँ। किसी ने भी ये तहकीक करने की ज़रूरत महसूस नहीं की कि ये अजीब सा पत्थर वहाँ क्यों पड़ा है। मैंने हैरत से बरजीज़ खां से पूछा, इसमें किसी तहकीक की क्या ज़रूरत है? बरजीज़ खां ने हैरत से मेरी तरफ देखा।
इसलिए कि ये पत्थर आस पास के पहाड़ों के पत्थरों जैसा नहीं है। ये बिल्कुल अलहदा नज़र आता है बरजेज़ खां, और शायद इस इलाके का भी नहीं है। लोग कहते हैं कि ये बदकिस्मत पत्थर है, खां ने धीमे लहजे में कहा। बदकिस्मत? मैंने हैरत भरे लहजे में दोहराया। इतने में बरजेज़ खां की बीवी भी वहाँ आन खड़ी हुई। इसने हमारी बातें सुन ली थी। वो कहने लगी, हाँ, मैंने अपने बड़ों से सुना है कि इस पत्थर को बद्दुआ है, पर वो क्यों? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, लेकिन इस दफ़ा मुझे कोई जवाब ना मिला। वो दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल खामोश रहे। वाज़े तौर पर वो इस पत्थर के बारे में मज़ीद बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए मैं भी खामोश हो गया। मगर मेरे दिलो दिमाग में एक कसक सी बाकी रह गई। कुछ रोज़ बाद मैंने अपने मामूल के मुताबिक चहलकदमी के लिए बाहर जाने का इरादा मौकूफ़ कर दिया, क्योंकि आज मेरे नावल की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां पूरी तवज्जो ज़रूरी थी। लिखते लिखते जब मैं थक गया तो कुछ देर आराम करने का सोचा। चहलकदमी के लिए बाहर तो जाना नहीं था, इसलिए फ़ैसला किया कि आज देखा जाए कि सुर्ख इमारत की जिस मंजिल पर मुझे कमरा मिला है, इसके बाकी कमरों की क्या सूरत हाल है। ये तो मुझे इल्म था कि मेरे सिवा इस मंजिल पर कोई और मुसाफिर क़याम पजीर नहीं है। बाकी सारे कमरे खाली पड़े हैं। बस यूं ही मेरे दिल में इन कमरों को अंदर से देखने की ख्वाहिश उभरी, तो मैं अपनी जगह से उठा और ख़ामोशी से राहदारी से निकल आया। इस वक्त घर सुनसान महसूस हो रहा था। मैंने सोचा शायद सब बाज़ार गए होंगे। हर तरफ से खामोशी छाई हुई थी, सवाए मक्खियों के कहीं भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। बाहर सूरज चमक रहा था और गर्मी भी कदरे बढ़ गई थी। मैंने एक एक करके हर कमरे में झांकना शुरू कर दिया। हर कमरा खूबसूरत और साफ़ सुथरा था। मैंने सारे कमरे देख डाले, सब खाली थे। सिर्फ़ एक कमरा जो जनूब की तरफ था वो दिखने से रह गया था। मैंने इसके दरवाज़े को खोलना चाहा तो इल्म हुआ कि ये तो लाख है। मेरी बेचैन रग भड़क उठी। मैं सोचने लगा, जब सारे कमरे खुले पड़े हैं तो फिर ये कमरा बंद क्यों है? मैं देखना चाहता था कि आखिर इस कमरे के अंदर क्या है, किस चीज़ की हिफाजत की गर्ज से इसे लॉक किया गया है। मैंने कुछ देर इस पर लगे ताले के साथ जोर आजमाई करने की कोशिश की, मगर ताला भी ठीक निकला। इसने खुलने से साफ इनकार कर दिया। ज़ाहिर है अब इसके लिए चाबी की ज़रूरत थी, मगर चाबी कहाँ से मिल सकती थी? अचानक मुझे इसका भी हल मिल गया। बरजेज़ खां इस इमारत का निगरान था, तो इस इमारत के तमाम कमरों की चाबियाँ भी इसी के पास होना चाहिए। ये सोचते ही मैं सीढ़ियाँ उतरता हुआ निचली मंजिल की तरफ बढ़ा, ताकि बरजेज़ खां से कहकर इस कमरे को खुलवा कर देख सकूं। इत्तेफाक देखिए कि बरजेज़ खां भी इस वक्त वहाँ मौजूद ना था। मैं इसको तलाश करता हुआ इसके कमरे की तरफ चला गया। वो वहाँ भी ना था। शायद अपनी बीवी के साथ गांव की तरफ गया हुआ था। पूरी इमारत वीरान पड़ी थी। मैं जब मायूस होकर पलटने ही वाला था कि मेरी नज़र कमरे की दीवार पर लटके चाबियों के गुच्छे पर पड़ी, तो मैं चौंक गया। इसी की तो मुझे तलाश थी। मैं जानता था कि ये मुनासिब बात नहीं कि बरजेज़ खां की इजाज़त के बगैर दरवाजे को खोला जाए, मगर क्या करूं इस तजस्सुस का जो बेकाबू हो रहा था। मैंने सोचा कि बाद में बरजेज़ खां को बता दूंगा। ये सोचकर मैंने दीवार से चाबी के गुच्छे को उतारा और इसे लेकर दोबारा पहली मंजिल पर आ गया। अब मैं एक एक करके सारी चाबियां आजमाने लगा। इस वक्त मेरी खुशी की इंतहा ना रही जब एक चाबी ने दरवाजे पर लगा ताला खोल दिया। मैंने बेताबी से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। कमरे में धूप खिड़कियां थीं जो जनूब और मगरब की तरफ खुलती थी, इसलिए ये बहुत रोशन और गर्म था। वहाँ कोई कालीन था और ना ही कोई तस्वीर। सिर्फ एक बिस्तर था जो एक कोने में अकेला पड़ा हुआ था। मैंने आगे बढ़कर देखा, बिस्तर बिल्कुल खाली था। इस कमरे में कोई ख़ास चीज़ या बात ना थी। कुछ देर मैं वहाँ खड़ा यहाँ वहाँ देखता रहा। फिर जब मैं मुड़कर कमरे से निकलने लगा तो दरवाजे के करीब पहुँचते ही मुझे अचानक महसूस हुआ कि बिस्तर पर कुछ हलचल हुई है। मेरा दिल एकदम धड़कने लगा। मैंने चौंक कर इस तरफ देखा। अब वाज़े तौर पर ऐसा महसूस हुआ जैसे बिस्तर पर पड़ी चादर के नीचे कोई जिस्म कसमसा रहा है। इस बिस्तर पर कोई लेटा हुआ था जिसने सर से लेकर पाँव तक चादर तानी हुई थी। वो जो कोई भी था जिंदा था, क्योंकि चादर हिल रही थी। खौफ के मारे मैं मुड़कर कमरे से बाहर भागा और अपने पीछे दरवाज़ा मजबूती से बंद कर दिया। मैं यकीनन कोई ख्वाब नहीं देख रहा था। इस वक्त दोपहर का वक्त था। बाहर आसमान पर सूरज पूरी तरह चमक रहा था। हर तरफ धूप फैली हुई थी। इस वक्त ख्वाब देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता था।
अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मैंने कांपते हाथों से दोबारा दरवाजे को लॉक कर दिया, फिर कान लगाकर कमरे के अंदर कोई आहट सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंदर कोई आवाज़ नहीं थी। पूरी तरह से खामोशी छाई हुई थी। जब मैं वहाँ से हटने लगा तो मुझे यूं लगा जैसे कि कोई कमरे के अंदर चल रहा है। किसी के पाँव घसीटने की आहट पैदा हो रही थी। यूं लगा जैसे कोई दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। मेरा दिल तो उछलकर हलक में आ गया, सांस रुकने लगी। मैं मुड़ा और अपने कमरे की तरफ भागा। जल्दी जल्दी दरवाज़ा बंद करके इसके साथ पुष्ट टिका कर खड़ा हो गया। मेरे कान पूरी तरह राहदारी में किसी आहट की तरफ मुतवज्जा थे। मैंने खुद भी अपनी कहानियों में लिखा था और कहानियों में पढ़ा भी था कि गैर मरई मखलूक़ात यानी जिन, चुड़ैल, भूत वगैरह के सामने दरवाजे और दीवारें कोई मानी नहीं रखती। वो इनसे बआसानी गुजर सकते हैं। मेरे होंठ खुश्क हो रहे थे, लेकिन कुछ भी ना हुआ। राहदारी इसी तरह खामोश पड़ी रही। हाय, अब मैं क्या करूं? बार बार मेरे जहन में ये ख्याल पैदा हो रहा था कि जितनी जल्दी मुमकिन हो इस घर से निकल भागूं। फिर मैंने सोचा कि मुझे पहले इस घर के निगरान बरजेज़ खां और इसकी बीवी से इस वाक़े के मुतल्लिक़ बात करनी चाहिए। अगर वो बंद कमरे में मौजूद इस शख्स के बारे में पहले से जानते थे और फिर भी इस इमारत में रहते हैं तो यकीनन डरने की कोई बात नहीं है। बेहतर यही है कि मैं इस मामले पर खामोश रहूं और इनका रद्द अमल जानने की कोशिश करूं। ये सोचकर मैं रुक गया। तकरीबन एक हफ़्ता गुजर गया, मगर मैं बरजेज़ खां से इस मामले के मुतल्लिक़ बात ना कर सका, क्योंकि मैं भी इस मामले में मुजरम था कि मैंने इसकी इजाज़त के बगैर इसके कमरे से चाबियाँ उठाईं। ख़ुद भी मैंने दोबारा इस दरवाज़े की तरफ जाने की कोशिश नहीं की। हाँ, आते जाते वहाँ रुक कर अंदर की आवाज़ें और आहटें सुनने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन वहाँ अब सिर्फ खामोशी थी। मैंने अभी तक किसी और से भी इस बंद कमरे और इसमें रहने वाले शख्स के बारे में कोई बात नहीं की थी, लेकिन मैं अंदर से बहुत खौफजदा था। जूँ जूँ वक्त गुजरता गया, मेरा तजस्सुस इस कमरे के बारे में बढ़ता ही चला गया, मगर खौफ मुझे कुछ करने से रोक रहा था। आखिर वो दिन आ गया जब मुझे इस घर से रुखसत होना था। मेरा नावल तकरीबन मुकम्मल था, सिर्फ नज़रसानी बाकी थी। वो मैं अपने घर के कमरे में भी कर सकता था। पहाड़ी रास्ते होने की वजह से करीब 3 रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए मुझे एक घोड़ा गाड़ी की ज़रूरत थी, जिसका इंतज़ाम बरजेज़ खां ने करीबी गांव से कर दिया था। मैंने फ़ैसला किया कि कल शाम को जब गाड़ी बान मुझे स्टेशन पहुंचाने के लिए आएगा तो मैं जाने से पहले एक बार फिर इस बंद कमरे में चला जाऊंगा। इसका ताला खोलूंगा और जल्दी से कमरे में झांक कर देखूंगा कि वहाँ कौन रहता है और इसे वहाँ किसने बंद किया है। इस काम के लिए मैंने पहले ही मौका गनीमत जानकर इस कमरे की चाबी बरजेज़ खां की चाबियों वाले गुच्छे से निकाल कर अपने पास महफूज कर ली थी। फिर सब कुछ मेरे मंसूबे के मुताबिक ही हुआ। अपने मुकर्ररा वक्त पर घोड़ा गाड़ी पहुंच गई। मैंने अपना सामान गाड़ी पर रखा और फिर रुखसत होने से पहले मंसूबे के मुताबिक बूढ़े खान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, खां साहब, मैं एक बार अपने कमरे में आखिरी नज़र क्या डाल लूँ? कहीं मेरी कोई चीज़ वहाँ ना रह गई हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। बरजेज़ खां ने इस्बात में सर हिला दिया और मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गया। अपने कमरे की तरफ जाने की बजाय सीधा इस लाख कमरे की तरफ चल पड़ा। मेरा दिल खौफ के मारे धक धक कर रहा था। चाबी जेब से निकाली और जल्दी से ताला खोलकर दरवाज़ा चौपट कर दिया। अंदर झांका और फिर अगले ही लम्हे अपने ही खौफ पर मुझे हंसी आ गई। कमरा बिल्कुल खाली पड़ा था, हर चीज़ पहले की तरह थी। कोने में पड़े बिस्तर पर कपड़ों का एक ढेर पड़ा हुआ था। मैं अपने खौफ और बेवकूफ़ी पर दिल ही दिल में हंसने लगा। फिर अपने सर को झटकते हुए वापस पलटा और कमरे से बाहर निकलने लगा। मैं सोच रहा था कि मैं भी कैसा अहमक हूँ जो इतने दिन कपड़ों के एक ढेर से खौफजदा रहा। जो ही मैं वापस मुड़ा, इसी वक्त कपड़ों के ढेर में हरकत हुई और फिर इसमें से एक हाथ बरामद हुआ। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, इस हाथ के पीछे पीछे कपड़ों के ढेर से एक शख्स बरामद हुआ। वो कोई मर्द नहीं बल्कि एक जवान लड़की थी, जिसके जिस्म पर बारीक साड़ी थी और इसका पल्लू ज़मीन पर लटक रहा था। इसका ब्लाउज़ खून से तर था और इसके सीने के ऐन वस्त में एक बहुत बड़ा खंजर दस्ते तक खुबा हुआ था। खून खुश्क होकर इसके जिस्म पर चिपक चुका था। इसकी आंखें बिल्कुल लट्ठे की तरह सफ़ेद थीं और बाल बिखरे हुए थे और गले से खरखराहट नुमा आवाज़ें पैदा हो रही थी। वो दांत किचकिचाते हुए कदम कदम मेरी तरफ बढ़ रही थी।
میں خوف سے چیختے ہوئے تیزی سے کمرے سے باہر آیا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ میرے حلق سے بلند چیخیں نکل رہی تھیں۔ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں بری طرح سے سیڑھیوں سے نیچے گر گیا۔ میرا سر فرش سے ٹکرایا۔ پہلے آنکھوں کے سامنے تارے ناچے اور پھر ہر چیز اندھیرے میں گم ہوتی چلی گئی۔ جب دوبارہ میرے حواس بحال ہو گئے اور میری آنکھیں کھلیں تو میں نے دیکھا کہ میں ایک بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ میرے قریب ہی برجیز خان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا گلاس تھا۔ مجھے آنکھیں کھولتا دیکھ کر اس نے وہ گلاس خاموشی سے میری طرف بڑھا دیا۔ میں اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا اور پانی کے گھونٹ بھرنے لگا۔ 2-4 گھونٹ پینے کے بعد میں نے گلاس ایک طرف رکھ دیا۔ برجیز خان کچھ دیر میری طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ اس کمرے میں کیوں گئے تھے؟ اگر آپ لوگوں کو اس کے متعلق بتائیں گے جو آپ نے اس کمرے میں دیکھا اور یہ بات پھر پھیل گئی تو کوئی بھی مسافر اس سرخ عمارت میں مزید رہنا نہیں چاہے گا۔ میں معافی چاہتا ہوں برجیز خان، میں تو بس صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کمرے میں ہے کیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے دیکھا اس کے بارے میں میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ اس کمرے کی حقیقت کیا ہے، اسے کیوں بند کیا گیا ہے اور وہ کون عورت ہے جسے میں نے اس کمرے میں دیکھا۔ برجیز خان نے گہری سانس لی، پھر میرے قریب ہی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا، اگر آپ جاننا ہی چاہتے ہیں تو پھر سنیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انگریزوں کے زمانے میں یہاں ایک امیر آدمی سیر کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی نوجوان نوبہتہ بیوی بھی تھی۔ وہ اسی کمرے میں رکے تھے جو آج کل بند ہے اور جسے آپ نے کھولنے کی کوشش کی ہے۔ ایک شام وہ دونوں میاں بیوی جنگل میں چہل قدمی کر رہے تھے کہ کچھ اوباش مردوں نے ان دونوں پر حملہ کر دیا۔ بظاہر تو ان کا مقصد ان سے رقم چھیننا تھا، مگر نوجوان عورت کو دیکھ کر ان کی نیت بدل گئی۔ رقم چھیننے کے بعد انہوں نے نوجوان کو تو قتل کر دیا، مگر اس کی بیوی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ اس بیچاری عورت نے بچنے اور بھاگنے کی بہت کوشش کی، مگر ان اوباشوں سے کہاں تک بچتی۔ وہ اسے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جنگل میں لے گئے۔ عورت نے مزاحمت کرنے کی بہت کوشش کی۔ ان اوباشوں نے اسے اس بڑے سفید پتھر پر گرا دیا جسے آپ نے جنگل میں دیکھا ہے۔ اسی کشمکش کے دوران میں ان میں سے ایک کا خنجر اس عورت کے سینے میں پبست ہو گیا اور وہ بیچاری وہیں مر گئی۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ان اوباشوں نے گھبرا کر ان دونوں میاں بیوی کی لاشیں ایک گہری کھائی میں پھینک دیں۔ معلوم نہیں کہ ان اوباشوں کو اپنے کیے کی سزا ملی یا نہیں، لیکن اتنا ہوا کہ بعد میں گاؤں کے کچھ لوگوں نے اس سفید پتھر کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کچھ دور پھینک دیا۔ انہیں اس پتھر سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ ان کے اس کمرے کو بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا جس میں وہ لوگ رہائش پذیر تھے۔ مجھ سے پہلے جو بھی اس گھر کا نگران مقرر ہوا، انہیں بھی اور میری نگران مقرر ہونے کے بعد مجھے بھی تاکید کی گئی تھی کہ کبھی بھی اس بند کمرے کا تالا نہیں کھولنا، کیونکہ اس واقعے کے بعد کئی لوگوں نے مرنے والی عورت کا بھوت اس کمرے میں دیکھا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی کی منتظر ہو۔ جب سے میں اس گھر کا نگران مقرر ہوا ہوں، پہلی دفعہ آپ نے اس کمرے کو کھولا ہے۔ آپ اسے دیکھنے والے پہلے شخص ہیں۔ جب تک یہ کمرہ بند رہتا ہے ہمارے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، اس لیے براہ کرم کسی کو اس کمرے اور اس مظلوم اور عورت کی روح کے بارے میں کبھی مت بتانا۔ ہم نے اسے دوبارہ بند کر دیا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ لوگ اس کے بارے میں بات کریں۔ میں نے برجیز خان سے اس کمرے کے متعلق رازداری کا وعدہ کر لیا اور پھر اپنی پوری زندگی اسی وعدے کو نبھایا اور اس کمرے کے متعلق کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کی، نہ اسے اپنی کسی کہانی کا موضوع بنایا۔ اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ جب کسی کو کچھ نہیں بتایا تو پھر میں آپ کو یہ کہانی کیسے سنا رہا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش نہیں آیا۔ اس واقعہ کے راوی میرے دادا تھے۔ یہ واقعہ انہی کے ساتھ ان کی جوانی کے دنوں میں پیش آیا تھا۔ بڑھاپے کے دنوں میں جب وہ تنہائی کی زندگی بسر کر رہے تھے تو اپنے آخری ایام میں وہ میرے ساتھ رہنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے ان کے قیام کے لیے ایک آرام دہ بیڈ روم کا انتظام کیا تھا۔ مجھے ان کے ساتھ رہنا، ان کی کہانیاں سننا بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ دن میرے ساتھ رہیں۔ اپنی آمد کے بعد جب میں ان کو ان کے کمرے تک چھوڑنے گیا تو دروازہ کھولنے کے بعد وہ چند لمحے کے لیے رک گئے، کسی چیز کا انتظار کیا اور پھر اندر جانے سے پہلے جھانک کر پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ پھر دھیرے دھیرے وہ اس کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کی اس حرکت کو میں بہت حیرت سے دیکھ رہا تھا۔
میری حیرت کو بھانپتے ہوئے وہ بولے، ارے میرے پیارے بیٹے، میری یہ حرکات تمہارے لیے کچھ عجیب ہوں گی، لیکن میرے ساتھ جو کچھ بیت چکا ہے نا، وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ اور پھر میرے بھرپور اصرار پر انہوں نے مجھے وہ کہانی سنائی جو ابھی میں نے آپ کو سنائی۔ اب یہ آپ کس سے شیئر کرتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔